नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, जहां हम आपको देते हैं खबरों के पीछे की असल खबर। तो डिकोड करने का सिलसिला शुरू करें। इसके पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सिवनी पहुंचा शिवराज सरकार का विकास पर्व, मुख्यमंत्री के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सीएम भूपेश बघेल ने 27% बढ़ाया संविदा कर्मियों का वेतन। सरकारी कर्मचारी बोले सैलरी में बढ़ोतरी नाकाफी, नियमितीकरण पर बात करे सरकार। छत्तीसगढ़ में गेड़ी के बहाने सियासत तेज, रमन सिंह ने गेड़ी पर कांग्रेस को पिछड़ते हुए वीडियो किया ट्वीट। सीएम भूपेश का पलटवार, रमन को दी 7 गेड़ी दौड़ने की चुनौती। उज्जैन में भजन मंडली पर थूकने वालों पर सख्त एक्शन, आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। छतरपुर में गोलीकांड के आरोपी का घर जमींदोज। चलिए खबरों को अब हम देखते हैं और फिर उनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आज की दिन भर की चर्चा में रहने वाली सबसे बड़ी खबर। हालांकि इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब विपक्ष ने देश में 24 के चुनाव से पहले ताकत दिखाई। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एकजुटता वाली बैठक और इसके बाद फिर दिल्ली में हुई सत्ता पक्ष की बैठक। दोनों तरफ से बड़े बड़े सवाल उठे, लेकिन विपक्ष की एकता पर सवाल उठाए गए ये कहकर कि नीतीश कुमार और लालू यादव दूसरी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही गायब हैं। देखिए दिन भर क्या हुआ। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ आए, अपने गठबंधन का नाम इंडिया भी रखा और अब इसका टैगलाइन रखा, जीतेगा इंडिया, जिसे अलग अलग भाषाओं में संबंधित राज्यों में प्रचार भी किया जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो नीतीश कुमार हर राज्य में जाकर नेताओं से मिले, उन्हें एक साथ लाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और पटना में 23 जून को 17 दलों को एकजुट किया, वो नीतीश कुमार अब नाराज हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह गठबंधन का नाम इंडिया है, क्योंकि इंडिया में एनडीए के लेटर्स आते हैं। हालांकि विपक्षी दलों की मीटिंग के दौरान कई नेताओं ने महसूस किया था कि गठबंधन के नाम में भारत भी होना चाहिए। इसके बाद इसके टैगलाइन में इसे शामिल किया गया। हालांकि नीतीश कुमार बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और उनके साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी फ्लाइट में हो रही देरी का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। लेकिन ये तीनों नेता तो प्राइवेट चार्टर प्लेन से बेंगलुरु आए थे, तो फ्लाइट में देरी वाली दलील किसी को हजम नहीं हुई। खबरें ये भी हैं कि विपक्षी एकजुटता की पहल नीतीश कुमार ने की थी। उन्होंने ही सभी दलों को एकजुट किया, लेकिन बेंगलुरु में जिस तरह से कांग्रेस ने इस बैठक में लीड बनाने की कोशिश की, उससे नीतीश कुमार नाराज हैं। इधर नीतीश कुमार ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया और कहा कि उनकी सभी मांगे सुनी गई हैं। हम क्या के नाराज, तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग करते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। अब तक 2 ही बैठक हुई है और नाराजगी की खबरों ने जगह बना ली है, जिससे इस गठबंधन के सियासी संभावनाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो एक चर्चा थी, इसे आप अटकल भी कह सकते हैं, अफवाह भी कह सकते हैं, क्योंकि खंडन किया गया। वैसे सवाल दोनों तरफ के गठबंधनों और उनके नेताओं, उनके बयानों पर उठे। चलिए जरा दोनों तरफ के सवालों को आज डिकोड करें। सबसे पहले बात विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है इंडिया। नाम बदला, लेकिन क्या एकता बनी रहेगी? अलग अलग चलने वाली तासीर बदल पाएगी? बैठक के फौरन बाद नीतीश लालू का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकलना ये सवालों को जन्म दे गया। क्या दोनों अभी से खफा हैं? बार बार लगातार शंका गहराई भी गई। हालांकि नीतीश कुमार ने मीडिया में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बयान जरूर दे दिया, लेकिन सच्चाई क्या है ये विपक्षी दल बेहतर जानते हैं। आप जरा शुरू से देखें। पटना में 17 दल जुटे, 7 चुनाव लड़ने का वायदा किया, दावा किया, लेकिन न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया, न लीडर्स का फेर। फिर 18 जुलाई को 5 प्रमुख एजेंडे पर बेंगलुरु में दूसरी बार 26 विपक्षी दल एक साथ आए। फिर कहा एजेंडा साफ है, मोदी को हराना। दलील दी भले हम अलग अलग सोच वाले नेता हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए और बीजेपी को हटाने के लिए साथ लड़ेंगे। सवाल उठा, क्या किसी को हटाने के लिए गठबंधन? लेकिन मोदी के सामने एक फेस कौन होगा ये दूसरी मीटिंग में भी तय नहीं हुआ। क्या फॉर्मूला होगा ये भी तय नहीं हो पाया। लीड कौन करेगा फिक्स नहीं हो पाया। बस इतना तय हो गया कि 11 संयोजक बनेंगे और अगली बार मुंबई में मीटिंग करेंगे। कुल जमा सारी है कि 23 जून से 18 जुलाई 25 दिन में विपक्षी गठबंधन किसी ठोस रणनीति को फिक्स नहीं कर पाया, तय नहीं कर पाया।
अब दूसरा गंभीर सवाल दूसरे पक्ष का, बीजेपी को भला क्या पड़ी कि उसने एनडीए को उसी दिन मीटिंग करने के लिए दलों के साथ बुलाया। 38 दल एक साथ जुटाए और तो और उनमें से कईयों के पास फिलहाल लोकसभा में एक भी सीट नहीं, फिर उनको साथ लाने की, खड़ा करने की क्या जरूरत? क्या विपक्षी एकता से डर गए? ये सवाल उठता रहा। अब जरा इसके पीछे के तर्कों को डिकोड करें। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बम्पर जीती, लेकिन इसके बाद आक्रामक अंदाज में उत्तर में पंजाब, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक जैसे चुनाव लड़े। लेकिन कई राज्यों में सहयोगी दलों पर जो पैतरे आजमाए, उसके बावजूद ना तो बड़ी जीत मिल पाई ना पक्का साथ। उल्टे 4 साल में 3 बड़े सहयोगी दल साथ छोड़ गए। पंजाब में अकाली दल, बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में जो अविभक्त शिवसेना थी वो। एक्सपर्ट मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब बीजेपी रुख में नरमी ला रही है, साथ चलने की, छोटे बड़े दलों को साझी जीत की भागीदार बनाने की रणनीति पर काम कर रही। वो ये बताने में देर भी नहीं चाहती कि उसके साथ विपक्षी गठबंधन से 12 ज्यादा दल हैं, यानी देश का बड़ा हिस्सा उनके साथ। बहरहाल फिलहाल अभी तो एक मीटिंग का दौर चला है, लेकिन सवालों का जवाब इन दोनों ही पक्षों को देना पड़ेगा, दोनों गठबंधनों को देना पड़ेगा। अब आते हैं बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिखी। आज एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। 17 जुलाई को जिन 3 युवाओं ने महाकाल की सवारी पर थूक दिया था, उनके आशियाने पर आज बुलडोजर चला, लेकिन इससे भी सियासी बयानबाजी बच ना पाई, पैंतरे बच ना पाए। देखें आप। एमपी के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान थूकने के मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और निगम की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल 17 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी और इसी दौरान छत पर खड़े 3 युवकों ने भजन मंडली पर थूक दिया था। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और फिर उन्हें जेल भेज दिया। अब आज जब प्रशासन ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा और आरोपियों के मकान के अवैध हिस्से को ढहा दिया, तब बीजेपी ने भी कहा कि आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस तरह की सवारियों पर थूकना या शोभा यात्राओं पर पत्थर या मंदिरों की प्रतिमा तोड़ने का षड्यंत्र या साजिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर मामले पर कांग्रेस का कहना है कि सब पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, यदि उसने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है तो उसके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई हो, मगर बुलडोजर का डीजल मिलावटी नहीं हो। वहीं मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई है और AIMIM ने प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। तो ये दोगले तरीके का जो रवैया है, MIM इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। अगर इस तरह के कृत्य को प्रशासन ये बंद नहीं करेगा तो हम लोग रोडों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर मामले में घर तोड़कर समस्या का समाधान हो जाएगा? बयानबाजी लगातार जारी है, तेज है, और इसी सब के बीच में असल मसला क्या है, इस पर प्रतिक्रियाओं के बीच में जरा इसको डिकोड कर लें। महाकाल की सवारी के दौरान भजन मंडली पर थूकने का मामला गंभीर था, लिहाजा कार्रवाई जरूर होना चाहिए थी और ठीक हुई। लेकिन कार्रवाई के तरीके पर और उस पर आए बयानों पर वाकई हैरत होती। ढोल ताशों के बीच में आरोपी के घर को तोड़ा गया। निगम की टीम इस काम के लिए ढोल लेकर पहुंची। सवाल उठ गए, बुलडोजर ही क्या इकलौता एक जरिया है जिससे आप किसी को सजा दे सकते हैं? यही एक सवाल था जो बार बार उठा कि हर समस्या का समाधान आज की तारीख में क्या बुलडोजर के द्वारा ही मिलेगा? इससे इतर कोई और तरीका नहीं हो सकता जिस रास्ते पर चलकर आप एक्शन दिखा भी पाएं और असर भी हो पाए। कांग्रेस सीधे सीधे इस कार्रवाई का ना समर्थन कर पा रही है ना विरोध। कांग्रेस की कोशिश है कि हिंदू वोटर छिटके नहीं और मुस्लिम वोटर खुश रहे। वो गोलमोल से जवाब देकर इस पूरे मामले पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। सब समान कार्रवाई के दायरे में आते ये कहकर उससे बचती दिखी। बीजेपी ने आक्रामकता जताकर फिर अपने हिंदू वोटर वर्ग को साधने की कोशिश की, दावा किया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला कि इसके लिए ढोल की क्या जरूरत, बैंड बाजे की क्या जरूरत। इधर AIMIM ने मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए इसी मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी, जबकि प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं।
मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए उनको यही सेंसिटिव मुद्दा मिला, जवाब उनको भी देना है। कुल मिलाकर मामले में बीजेपी ने त्वरित एक्शन वाली कार्रवाई का श्रेय लेने का प्रयास किया, कांग्रेस ने मौन साध करके खाना पूर्ति की और बाकी के सबने अपनी अपनी सियासी रोटियों के हिसाब से काम किया। लेकिन इन सब के बीच में भोपाल में हिंदुओं की शोभा यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने की अनुमति न मिलना, फिर ये वाली घटना और इस घटना के बाद कई लोगों का इसे सामान्य बताकर डिफेंड करना, ये सब कुछ चिंताजनक संकेत है। इनसे जितना हो सके दूर रहे बच्चे तो बेहतर। चलिए, कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में कितना बवाल मचेगा या कितने सवाल उठेंगे, ये पक्षों और आम जनता के बीच में। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के और साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति से इतर मॉनसून सत्र की तैयारी पर, जो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के तौर पर आज हमको दिखी है। मणिपुर मामले पर चर्चा के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। क्या तैयारी और किस अंदाज में ये मॉनसून सत्र संसद का हो सकता है, देखें जरा। 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में हो रही इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। विपक्ष ने सेशन के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर सरकार तैयार हो गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों के तहत और स्पीकर की अनुमति के बाद हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सर्वदलीय बैठक 18 जुलाई को बुलाई थी, लेकिन एनडीए और इंडिया की बैठकों के चलते इसे टालना पड़ा था। संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाने हैं। तो मॉनसून सत्र इस लिहाज से भी विपक्षी दलों और सरकार के लिए अहम होगा, क्योंकि इस सत्र में उनके पास कहने के लिए, दर्शाने के लिए और जताने के लिए बहुत कुछ है। जरा इसको डिकोड करें। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए और इंडिया, इनकी बैठकें चर्चा में हमने अभी इस पर ही लंबा डिकोड किया। एकता का सत्र इस टेस्ट में ही शुरू हो जाता है। जो दल जिस पक्ष के साथ खड़ा है, क्या वाकई सदन के भीतर भी वहीं खड़ा है? क्योंकि कई प्रमुख विधेयकों के अलावा दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा बिल सदन में पेश होगा और पूरा विपक्ष साथ आ गया तो सदन में हंगामा तय है। अरविंद केजरीवाल तो पहली मीटिंग से कह चुके हैं कि विपक्ष अगर इस मामले में उनका साथ नहीं देगा, स्पेशली कांग्रेस, तो किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। हालांकि बाद में इससे पीछे हटते हुए उन्होंने पटना की मीटिंग में शामिल होकर एक अपना नरमी भरा रवैया भी दिखाया। सबसे अहम होगा कांग्रेस का रुख, क्योंकि कांग्रेस के 50 से अधिक सांसद अगर बिल के खिलाफ वोट कर देंगे तो पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आ सकता है। सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि संख्या बल के आधार पर लोकसभा में सरकार को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्यसभा में सरकार को दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो दो बड़े गठबंधन आकार ले रहे हैं 24 के लिए, उनके लिए ये वाकई अग्नि परीक्षा है कि उनके साथ खड़े हुए ये 38 और 26 क्या वाकई उनके साथ में हैं। आते हैं छत्तीसगढ़ की खबर पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार को जबरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में घेर रही। एक तरफ विधानसभा के भीतर मुद्दे हैं तो बाहर सड़कों पर बवाल की स्थिति। जरा देखें रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र जिस तरह हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही थी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज जहां जांजगीर में जहरीली शराब मामले में हुई 3 मौत का मामला सदन में गूंजा, तो इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी जमकर बवाल हुआ और बीजेपी विधायकों ने दोनों ही मामलों पर मंत्री के जवाब से असंतोष जाहिर किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो 2 दिन तक जारी रहेगी। ये सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। मैं 5 साल होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में जहरीली दवा पी के कोई भी आदमी नहीं मरा है। भारतीय जनता पार्टी घुमा घुमा के फंसाने का काम करके देख रहे थे। सदन के बाहर भी सड़कों पर बीजेपी ने आज जमकर प्रदर्शन किया। रायपुर में जहां बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा पर गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ भिलाई में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर
निगम दफ्तर का घेराव कर दिया। यानी चुनाव से पहले बीजेपी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार को घेरने की तैयारी पर अमल कर रही है। तो आज इन्हीं तस्वीरों पर हमने डिबेट भी की। सदन के भीतर मुद्दे और सड़क के ऊपर जमकर प्रदर्शन वाला बवाल, हावी होने की कोशिश। आखिर इन सब के पीछे है क्या? ये जो तेवर है विधानसभा के भीतर, कल का दिन जो रहेगा, क्या इसमें सरकार को वाकई टाइट कॉर्नर में डालेंगे? चलिए डिकोड करते हैं। आज जहां विधानसभा में जहरीली शराब, बेरोजगारी भत्ता और रायपुर में युवाओं का नग्न प्रदर्शन बड़ा मुद्दा बनकर गूंजा, तो कल सबसे बड़ी बात होती सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा स्वीकार हो गई, पर चर्चा क्या पूरी चल पाएगी? वैसे संख्या बल के आधार पर बीजेपी इस प्रस्ताव को पास तो करवा नहीं सकती, लेकिन जैसा आज तय हुआ है 2 दिन तक इस पर कामकाज रोककर चर्चा होगी। इस पर विपक्ष को सरकार की नीतियों, सरकार की नीयत, सरकार की आलोचना, सरकार की तमाम खामियों पर बोलने का, विस्तार से कहने का, मुद्दों पर बात करने का मौका होगा। वहीं अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और नेता, जनप्रतिनिधि जिस अंदाज में हैं, उससे लगता है कि वो उन्हें बता गए हैं कि किस अंदाज में आपको चुनाव तक रहना है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कई मुद्दों पर प्रदर्शन हमने देखा। रायपुर में कांग्रेस विधायक पर घोटाले के आरोप लगे, भिलाई में मूलभूत समस्याओं पर प्रदर्शन हुआ। सवाल ये भी उठा कि अब तक इतनी खामोशी क्यों थी? ये अचानक से क्या केवल अपने नेताओं को दिखाने या उनके कहने पर कर रहे हैं? कुल मिलाकर 23 का चुनाव एजेंडा है, ये साफ है। बीजेपी अपने एजेंडे को, अपनी रणनीति को अमल में ला रही है, ये भी तय है। लेकिन जवाब कैसे देती है सरकार, सामना कैसे करती है सरकार, और आने वाले वक्त में इनके समाधान कितने दे पाती है, जो समस्याओं के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। एक और बड़ा मुद्दा, संविदा कर्मियों को आज भूपेश सरकार ने 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए ऐलान किया, लेकिन सरकार की घोषणा के बाद में क्या सबकी नाराजगी दूर हो पाएगी? क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो सरकार से खफा होकर प्रदर्शन कर रहा है, धरने पर बैठा है। चलिए पहले देख लें, फिर रिपोर्ट डिकोड करेंगे। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा, तो संविदा कर्मियों के एकमुश्त वेतन में 27% की बढ़ोतरी हो गई है। पटवारियों को भी 500 रुपए का मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। शासकीय कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे, सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। हालांकि संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अब आमरण अनशन तक जा पहुंचे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर संघ के 3 पदाधिकारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इधर शासकीय कर्मचारी भी बढ़ाए गए डीए से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और केंद्र के समान डीए करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो चुनावी साल है और कोई भी वर्ग अगर नाराज हुआ तो दिक्कत तो होगी, और भूपेश सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है। कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐलान हो रहे हैं और उन ऐलानों पर अमल भी हो रहा है। लेकिन क्या चुनावी साल में सरकार के ये सारे कदम काफी हैं? क्या वो वर्ग इन बातों को समझकर अपने आंदोलन से पीछे हटेगा? डिकोड करते हैं। प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को साधने का प्रयास है, लेकिन सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान डीए की मांग पर अड़े हैं। उनका अधिकार बताते हैं, उनका अधिकार है भी, लेकिन अब तक इस मांग को क्या पूरा हो पाते वो देख पाएंगे। संविदा कर्मचारी लगातार 3 जुलाई से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण की। इस पर अब तक कोई फैसला सरकार नहीं ले पाई। इसमें सरकार के सामने कई दुविधाएं, उनका जिक्र हम पहले कई दफा कर चुके हैं। अब आमरण अनशन की जब शुरुआत हो रही है, तब सरकार के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा जिस तरीके से उठा और जैसे उस पर नग्न प्रदर्शन हुआ, इसने वाकई सरकार को एक चिंता में डाला। ये आरोप है कि इस 267 ऐसे लोग हैं जो सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं इन फेक प्रमाण पत्रों के आधार पर, यानी लोगों का हक मारा है। सरकार ने इस पर संजीदा मानते हुए एक्शन के लिए कमेटी बनाई, लेकिन उस पर एक्शन पूरा हो नहीं पाया। इधर सदन के भीतर बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। इस बीच सरकार ये ऐलान कर रही है कि जो कुछ भी वो कर सकती कर रही, लेकिन ये सारी बातें कर्मचारियों को खुश नहीं कर पा रही, नाकाफी नहीं। अब आने वाले समय में क्या सरकार इनसे आगे जाकर कुछ कदम उठाती है या इन्हीं से संतोष करना पड़ेगा कर्मचारियों को, ये देखेंगे। फिलहाल आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, एक और बड़ी खबर पर। छत्तीसगढ़ में
दोनों पक्षों की आप तैयारियां देख रहे हैं, सदन के भीतर, सड़क पर, अपनी कार्यकर्ताओं के बीच में रणनीति के तौर पर। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दोनों दल एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में, और वो है छत्तीसगढ़िया फ्रंट। और मुद्दा किस तरह उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जरा देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने का वक्त बाकी है और हरेली के दिन के बाद से ही दोनों ही दल खुद को बेहतर छत्तीसगढ़िया बताने की होड़ में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले अब ट्विटर वार भी तेज हो गया है। गेड़ी के बहाने पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को आगे बढ़ता दिखाया गया है। वहीं जवाब देने में सीएम भूपेश बघेल ने भी देर नहीं की और रमन सिंह पर पलटवार करते हुए रमन सिंह को ही साथ में गेड़ी दौड़ की चुनौती दे डाली। सीएम ने लिखा कि प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का माहौल है, ऐसे में रमन सिंह के जवाब का इंतजार रहेगा। हालांकि ये सब थोड़ी छोटी छोटी चुटीली बातें, लेकिन इन सब के बीच में है दरअसल छत्तीसगढ़िया परंपराओं का निर्वहन कौन बेहतर करवा सका है, किसने वाकई यहां की अस्मिता को उभारा है, किसने वाकई छत्तीसगढ़िया सेंटिमेंट को समझा है। क्योंकि जिसने समझा है उसके करीब छत्तीसगढ़िया हो सकता है, और इसी बात की होड़ इस वीडियो में भी दिखी। हालांकि ये सीधा पड़ा या उल्टा पड़ा, ये दल और उनके नेता बेहतर समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे IBS 24 के साथ। फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।